गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है कि वर्ग तथा वर्गमूल। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा 8 क्लास में। इसमें हम लोग को 2 वर्ड को समझना होगा कि ये वर्ग क्या तथा वर्गमूल क्या है। तो वर्ग के बारे में हम लोग और एक जगह पढ़े गणित में, और वो पढ़े हम लोग ज्यामिति में। वर्ग के बारे में इस चैप्टर में भी चर्चा है, तो वहाँ पे परिभाषा कुछ उसका अलग है, और यहाँ पर जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ इसका परिभाषा अलग होगा। तो अगर हम लोग इस चैप्टर में इसका परिभाषा देखें तो हम लोग इसका परिभाषा कैसे कर सकते हैं, इसको कहने का मतलब हो गया कि इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या को जब खुद के साथ युग्म के रूप में गुना करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ग। कहने का मतलब जैसे कि 3 गुना 3 9, ये युग्म के रूप में गुना हुआ, मतलब जोड़ा के रूप में एक ही जैसा संख्या। 2 गुना 2 4, तो मतलब इस 2 का वर्ग हो गया 4, इस 3 का वर्ग हो गया 9। उसी प्रकार से 5 गुना 5 बराबर 25, मतलब इस 5 का वर्ग 25 हो गया। तो परिभाषा क्या बन गया कि जब किसी भी संख्या को खुद के साथ युग्म के रूप में गुना करते हैं तो गुणनफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होगा वो कहलाएगा वर्ग। तो ये वर्ग समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित कुछ बात को पढ़ना होगा इस चैप्टर में, तब फिर हम लोग आगे चल सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया क्या, ये तो वर्ग का परिभाषा हो गया। अब वर्ग संख्या जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग में 9, 4 का वर्ग में 16, 5 का वर्ग में आएगा 25, 6 का वर्ग में 36 और 7 का वर्ग में 49, 8 का वर्ग करेंगे तो ये 64 आएगा और 9 का वर्ग में 81 आएगा। अब ध्यान से देखिए कि 1 का वर्ग ये तो 1 आया, मतलब इकाई के अंक में इसका 1 ही है। 2 का वर्ग ये तो 4 आया, इकाई का अंक 4। 3 का वर्ग ये तो 9 आया, इकाई का अंक 9। 4 का वर्ग ये तो 16, इकाई का अंक 6। 5 का वर्ग ये तो 25, इकाई का अंक 5। 6 का वर्ग ये तो 36, इकाई का अंक 6। 7 का वर्ग ये तो 49, इकाई का अंक 9। 8 का वर्ग ये तो 64, इकाई का अंक 4 और 9 का वर्ग ये तो 81, इकाई का अंक 1। तो ये कहने का मतलब हो गया क्या कि अब संख्या चाहे वो जितना बड़ा दे दें, मान लो कि इस प्रकार से एक संख्या दे दिया। अब पूछा क्या कि जब इस संख्या का वर्ग करेंगे तो इसके इकाई के अंक में क्या आएगा, ये सवाल तुम्हारी किताब में है। तो हम लोग इतना बड़ा संख्या को अगर वर्ग करेंगे तो कहने का अर्थ हो गया क्या कि इसको 2 बार गुना करना होगा, तब इस चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन गुना करेंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। इकाई के अंक में जो संख्या है इसी का वर्ग करो। तो इकाई के अंक में 2 है तो 2 का वर्ग 4, तो मतलब जब इसका वर्ग करेंगे तो हमेशा इकाई के अंक में कितना आएगा, 4 आएगा। उसी प्रकार से अगर सवाल को इस प्रकार से लिख रहा है, अब पूछा क्या कि जब इसका वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक में क्या आएगा, तब फिर इसको 2 बार गुना करेंगे तब रिजल्ट आएगा। तो उतना कहानी हम लोग करेंगे ही नहीं, लास्ट में जो संख्या सिर्फ इसी का वर्ग करेंगे। तो लास्ट में 7 है, इसका वर्ग करेंगे तो 49, तो लास्ट में आ जाएगा 9, मतलब वर्ग करने के बाद इसके इकाई के अंक में 9 प्राप्त होगा। तो आई होप कि यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अब इसमें अगर अगला पॉइंट की ओर देखें तो इसमें कुछ वर्ग से संबंधित कुछ बात है, वो सारा बात को हम लोग क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। क्योंकि ये सारा चीज़ अगर पहले बताया नहीं जाए तो शायद ये चैप्टर अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो देखो अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट आएगा इसमें क्या, पाइथागोरस त्रिक। ये होता क्या है, इस चैप्टर से ही संबंधित ये चीज़ है, इसीलिए इसमें दिया होगा इसको, पाइथागोरस त्रिक। तो इसमें देखो 2 वर्ड है, एक पाइथागोरस और एक त्रिक। अभी हम लोग वर्ग के विषय में ही बात कर रहे हैं, वर्गमूल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, तो इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा चर्चा होगा ही नहीं चैप्टर में। त्रिक का अर्थ होता है क्या, 3। तो मतलब ये 3 संख्या का एक समूह बनाता है, 3 संख्या। तो कैसा 3 संख्या, तो वैसा 3 संख्या कि जब इसमें 3 संख्या जब हम लोग लिख देंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसका वर्ग एक तरफ करेंगे और बाद बाकी जो 2 संख्या बचा उसका वर्ग करके जोड़ेंगे। अगर ये आपस में बराबर हो जाए तब उस तीनों संख्या को हम लोग बोलेंगे क्या कि वो पाइथागोरस त्रिक में है। कहने का अर्थ कि कोई भी 3 संख्या को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 3, 5 और 4, ये 3 संख्या का एक समूह है। अब बोल रहा है क्या ये त्रिक, इसमें जो सबसे बड़ा संख्या आप उसका वर्ग कीजिए, तो वर्ग कर दिए, और बाद बाकी जो 2 संख्या बचा आप उसका वर्ग करके जोड़िए और दोनों तरफ रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 बराबर, अब इधर 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16,
तो 25 बराबर 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होगी। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये तीनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में है। अगर ये इस प्रकार से बराबर नहीं होता तो हम लोग कह देते क्या ये पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। जैसे और एक उदाहरण को हम लोग ले सकते हैं क्या कि 7, 24 और 25। इसी प्रकार से तुम्हारी किताब में सवाल को देगा और तुमको चेक करना होगा। तो इस तीनों में सबसे बड़ा 25, 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग जोड़ 24 का वर्ग, ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब 25 का वर्ग करेंगे तो 625, 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576। दोनों तरफ रिजल्ट सेम आ गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये तीनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला जो पॉइंट होगा उसमें उस चीज़ को देखते हैं। अब इसमें 1-2 पॉइंट और आएगा क्या कि हम लोग जितना प्रकार का संख्या देखते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अब इसके योग से संबंधित कुछ सूत्र होगा इसमें। ऐसे तो इस चैप्टर से संबंधित नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें दे दिया तो उस चीज़ को हम लोग को पढ़ना होगा। कहने का अर्थ है यहाँ पे कि अगर लगातार प्राकृत संख्या को जोड़े, लगातार प्राकृत संख्या का योग अगर करे तो रिजल्ट क्या निकलेगा। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ये चीज़ सबको पता होगा। और इसको हम लोग अनंत तक जोड़े, मतलब n तक जोड़े, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र बताया गया कि इसके लिए सूत्र आ जाएगा n गुना n प्लस 1/2। ये n क्या बताएगा कि टोटल इसमें कितना प्राकृत संख्या है, nवां पद तक जोड़ना है, nवां पद तक। तो कहने का मतलब हो गया क्या कि 1, 2, 3, 4 ये एक प्राकृत संख्या का समूह है जो लगातार है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 आ गया रिजल्ट। तो इस प्रकार से जोड़े तब ये रिजल्ट मिला। ये तो छोटा एक समूह था तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट बता दिए। अगर यही समूह एकदम बहुत बड़ा होता, मान लो कि 100-200 तक जाता, तब इस सवाल को कैसे बनाते। तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, ये जो सूत्र लिखे n क्या बता रहा है, इसमें टोटल कितना प्राकृत संख्या है। तो टोटल 1, 2, 3, 4, तो उस n का मान 4 बैठेगा। अंदर में 4 जोड़ 1 और बटे में 2, ये 2 दूना 4 कटेगा, 2 और अंदर में हो गया 5, तो 5 दूना 10। हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ गया। अब ये सवाल आसान हो गया। अगर तुमको बोल दिया गया कि लगातार 100 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जितना प्राकृत संख्या बोला उसको इस सूत्र में बैठा देंगे, n × n + 1/2, तो 100 जोड़ 1/2, इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 50। तो 50 गुना 101, ये हो गया आंसर। हम लोग गुना करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये लगातार प्राकृत संख्या का योग निकल गया। किस प्रकार से ना जोड़ के हम लोग इस सूत्र में बैठा के इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया लगातार प्राकृत संख्या का योग। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि लगातार सम संख्या का योग क्या होगा। इस सवाल में पूछ सकता है ये कि लगातार सम संख्या का योग क्या होगा। तो सम संख्या का योग, सम संख्या का योग, तो इसके लिए सूत्र आता है n × n + 1। अब देखते हैं सवाल में। तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होगा और ये लगातार होना चाहिए। अब जहाँ तक लिख दिए nवां पद तक इसमें भी आएगा। अब इसको हम लोग 1-2 उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर हमको दे दिया कि ये 6 तक अगर जोड़ेंगे सम संख्या तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 6 12 आ गया। अब इस सूत्र में बैठाते हैं। टोटल सम संख्या 1, 2, 3, तो n के यहाँ पे बैठेगा 3, 3 जोड़ 1, तो 3 गुना 4, तो 4 × 12, तो आसानी से निकल गया। अब यहीं पे अगर तुमको 200, 300, 400 जो भी पूछ दे सम संख्या, तो सम संख्या टोटल कितना ये चीज़ पता चल जाए तो हम लोग डायरेक्ट इस सूत्र में बैठा के हम लोग सवाल को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सम संख्या का योग, लगातार सम संख्या का योग। अब इसमें एक चीज़ और बच गया क्या कि लगातार विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। तो इसके लिए डायरेक्ट सूत्र क्या बनेगा, n²। कहने का मतलब कि विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से nवां पद तक जोड़ने के लिए दे, तो जितना विषम संख्या होगा और वो चीज़ पता चल जाए तो उसका हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, निकल जाएगा आंसर। तो इस चीज़ को देखते, मान लो कि यहीं तक विषम संख्या दिया है, तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, ये आ गया 16। अब इस सूत्र में बैठाते हैं। तो सबसे पहले विषम संख्या गिनो, 1, 2, 3, 4, तो n के यहाँ पे 4 बैठेगा, इसका स्क्वायर, तो 4 गुना 4 16 निकलेगा। तो ये हो गया लगातार प्राकृत संख्या, सम संख्या और ये विषम संख्या। तुम्हारे किताब में दिया हुआ है लेकिन ये चैप्टर से संबंधित था ही नहीं है, लेकिन दे दिया तो इस चीज़ को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा यहाँ। तो ये था वर्ग से संबंधित सारा बात, वर्ग से संबंधित इससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं।
अब अगला चैप्टर इसमें होगा क्या कि वर्गमूल। तो इस चीज़ को जब हम लोग वर्गमूल चैप्टर जो पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो वर्ग से संबंधित एक चैप्टर होगा केसीसी नाम में। सबसे पहले हम लोग आज इसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर जब वर्गमूल हम लोग पढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम लोग वहीं पे समझेंगे। तो चलिए चैप्टर निकालो, सब देखते हैं चैप्टर में। तो ध्यान देना 3.1 को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो टोटल 4 चैप्टर है, 3.1 से लेके 3.4 तक सवाल दिया एकदम, और पूरा चैप्टर को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। तो 3.1 में सिर्फ वर्ग से संबंधित सवाल दिया, तो 3.1 को आज हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। इसमें टोटल 23 सवाल दिया, तो जहाँ तक होगा वहाँ तक आज सवाल को हम लोग देखेंगे। तो देखो पहला सवाल इसमें क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात करें। फिर बात वही आ गया, जो पॉइंट समझाए वही बात आ गया कि तुमको पूरा का वर्ग करना नहीं है, मतलब 272 का वर्ग पूरा करना नहीं है तुमको डायरेक्ट बताना क्या कि इसके वर्ग के इकाई के अंक में आएगा कितना, बिना वर्ग किए बताना है। तो हम लोग सिर्फ चेक करेंगे क्या कि इसके इकाई के अंक में है कितना। तो इसके इकाई के अंक में 2 है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो अतः 272 के इकाई के अंक में 4 होगा। बस यही हो गया आंसर। हम तो पूरा वर्ग नहीं किया तो भी आंसर निकल गया। उसी प्रकार से इसी का देखो 3 नंबर जो सवाल दिया, तो इसका 3 नंबर में इतना बड़ा सवाल लिखा है। जब इसको पूरा वर्ग करेंगे तब पता चलेगा कि इकाई के अंक में क्या आएगा, तो उतना करेंगे ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट इकाई के अंक को देखेंगे। तो इकाई के अंक में इसका 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9। तो अतः 38 53 के इकाई के अंक में 9 होगा। बस हो गया आंसर ही। तो एकदम इजी सब सवाल दिया है। अब 2 नंबर में देखो क्या बोल रहा है। 2 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये चेक करके बताना होगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। अब देखो 1 नंबर में ना टोटल 10 सवाल दिया, तो 2 सवाल हम लोग देख लिया, अब सारा सवाल बन जाएगा तुम लोगों से। अब 2 नंबर में क्या चेक करना होगा कि इसमें से कौन वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या चेक करने के लिए सबसे पहले संख्या का गुणनखंड करो, और जोड़ा जोड़ा संख्या में से अगर एक बार निकल रहा तो वर्ग संख्या होगा, अगर नहीं निकल रहा तो वर्ग संख्या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो 1 नंबर में दे दिया ये 36, तो 36 का गुणनखंड करेंगे तो ये 18, फिर 2 ये 9, ये 3, यहाँ पर 3, फिर ये 3, ये 1 आ गया। अब देखो जोड़ा जोड़ा आ गया, 2 2 बार आ गया, युग्म के रूप में आ रहा है, 3 2 बार आ गया, युग्म के रूप में आ रहा है। तो अतः लिखेंगे क्या कि 36 वर्ग संख्या है, 36 वर्ग संख्या है। तो देखो 2 नंबर में 4 सवाल दिया, चारों सवाल को ऐसे ही बनाना है। 2 नंबर, उसके बाद आगे अगर देखें तो 3 नंबर सेम सवाल दिया। पहले यहाँ तक उतारो, फिर 3 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। देखो 3 नंबर सवाल में भी फिर वही बात दे दिया क्या कि इसको चेक करें कि ये वर्ग संख्या है या नहीं है। तो देखो चेक करने का 2-3 तरीका हम लोग के पास। सबसे पहला तरीका क्या है कि तुम संख्या का गुणनखंड कर दो, जोड़ा जोड़ा में से अगर एक बार निकल गया तो वो क्या होगा, वर्ग संख्या होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वर्ग संख्या नहीं होगा। लेकिन और एक चीज़ पढ़े थे हम लोग, याद करो कि वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2 नहीं आ सकता है, उसके बाद 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। इस चीज़ को हम लोग पहले पढ़ लिए कि वर्ग संख्या के अंत में कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकता। तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या ये वर्ग संख्या है या फिर नहीं है। देखो लास्ट में 4 है तो ये वर्ग संख्या है, संभावना या फिर है, वो दोनों तरीका हो सकता है। जब सवाल में ये लिख दिया कि वर्ग संख्या कौन है और कौन नहीं है, तो मतलब इसको छोड़ के जो आएगा वो वर्ग संख्या होगा ही, और ये अगर आ गया तो वर्ग संख्या वो नहीं होगा। तो जैसे देखो ये वर्ग संख्या होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 4 है। अब ये वर्ग संख्या नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 7 है। कभी भी वर्ग संख्या के अंत में ये सारा चीज़ नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 167 वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। और इसमें क्या लिखेंगे कि 484 वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। अब फिर कोई बोलेगा क्या कि ये 34, लास्ट में तो 4 आ गया, वर्ग संख्या होगा, तो ये वर्ग संख्या नहीं होगा क्योंकि जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 2 बार में से एक बार निकलेगा ही नहीं। तो फिर ये क्यों होगा जब इसके लास्ट में 4 है। तो सवाल में ये बोल ही दिया है कि इनमें से कौन वर्ग संख्या है और कौन नहीं है। कहने का मतलब कि जिसके लास्ट में ये सारा आएगा तो वर्ग संख्या होगा ही नहीं, ऑलरेडी ये होगा ही नहीं, कि किसी भी संख्या को वर्ग करो लास्ट में ये आएगा ही नहीं। लेकिन इसके अलावा जितना बचा वो आएगा, मतलब वर्ग संख्या दिया हुआ है ही सवाल में।
मतलब जिसके लास्ट में 4 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा, वो वर्ग संख्या ऑलरेडी है सवाल के अनुसार, ठीक है ना। तो ये वर्ग संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 7 है। ये वर्ग संख्या है क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। तो गुणनखंड करने का जरूरी नहीं पड़ा, हम लोग बता दिए कि कौन वर्ग संख्या होगा और कौन नहीं होगा। उसी प्रकार से 4 नंबर में भी वही सवाल दे दिया। फिर से 4 नंबर में वही चीज़ लिख रहा है कि इसमें कौन वर्ग संख्या और कौन नहीं है। अब इसमें भी वही बात है कि इसको तुम गुणनखंड करो तो पता चलेगा वर्ग संख्या है या नहीं है, या फिर तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि ये वर्ग संख्या है या फिर नहीं है। तो वो संख्या बहुत बड़ा है, इसका गुणनखंड करोगे तो हो सकता है कि गलत भी हो जाए। तो हम लोग डायरेक्ट जो थ्योरी पढ़े, कॉन्सेप्ट जो पढ़े, उसी के अनुसार बता देंगे। एक चीज़ और पढ़े थे क्या कि जब कोई संख्या वर्ग संख्या होगा तो उसके लास्ट में हमेशा युग्म के रूप में 0 आएगा, मतलब जोड़ा जोड़ा 0 आएगा। अगर जोड़ा जोड़ा 0 नहीं आएगा तो वर्ग संख्या नहीं होगा, अगर जोड़ा जोड़ा 0 आएगा तो वर्ग संख्या होगा। अब इसमें चेक करो, जोड़ा जोड़ा 0 नहीं आया, इसमें 2 0 और यहाँ पे 1 0, 3 ही 0 है, मतलब 0 हमेशा सम संख्या के रूप में आएगा। 2 4 6 8 10 इस प्रकार से 0 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। तो ये चेक करने का तरीका पता चल गया ना कि तुम गुणनखंड की करने में लेट होगा, डायरेक्ट इस प्रकार से बता सकते हो। तो ये 4 नंबर का 1 नंबर था, ये वर्ग संख्या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जोड़ा जोड़ा 0 नहीं आया है। तो आई होप कि ये 4 नंबर तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब 5 नंबर में वही चीज़ बोला है। तो 5 नंबर में फिर क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या को चुने। तो जो जो पूर्ण वर्ग संख्या उसको लिख देना है, वही आंसर हो गया। तो 5 नंबर तक शायद तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, आराम से बना सकते हो तुम लोग। अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर में, 6 नंबर सवाल में। अब 6 नंबर सवाल ध्यान से देखना, ये क्या बोलना चाह रहा है। अब इसमें जो पॉइंट लिखाए थे उसी से संबंधित ये सवाल है। बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्या में कौन सम संख्या का वर्ग है। अब यहाँ पे पता करना होगा क्या कि सम संख्या का वर्ग होगा कौन। तो एक बात याद करो, पॉइंट में लिखाए थे क्या कि सम संख्या का जब वर्ग करेंगे तो हमेशा सम संख्या होगा, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा विषम संख्या होगा। तो राइट इसमें देखो 1296 लास्ट में सम संख्या थी, सम संख्या का वर्ग है। उसी प्रकार से अगर आगे देखें 625 लास्ट में विषम संख्या थी, विषम संख्या का वर्ग है। तो बस इस प्रकार से सम संख्या का जो वर्ग होगा उसको अलग लिख लेंगे, जो विषम संख्या का वर्ग होगा उसको अलग लिख लेंगे। तो पॉइंट क्या था कि अगर लास्ट में सम संख्या तो 100% ये सम संख्या का वर्ग होगा, अगर लास्ट में विषम संख्या तो ये विषम संख्या का वर्ग होगा। तो ये 6 नंबर सवाल था। अब 7 नंबर में वो पूछ रहा गया कि निम्नलिखित में से कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो इसमें से सिर्फ हम लोग को सम संख्या लिखना है। तो जो जो सम संख्या का जो जिसके लास्ट में सम संख्या होगा उसको लिख लेंगे, हो गया आंसर। तो 6 नंबर में सम संख्या का वर्ग ये पहला वाला होगा, उसके बाद दूसरा वाला नहीं होगा, तीसरा वाला होगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। इसी प्रकार से सबको लिख लेना है इसमें, तो आंसर कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर में अब बोल दिया क्या कि इसमें से कौन कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो जिसके लास्ट में विषम संख्या आएगा वो विषम संख्या का वर्ग हो जाएगा। तो 441 लास्ट में 1 है, ये विषम संख्या का वर्ग है। उसके बाद 484 नहीं होगा, 1225 ये विषम संख्या का वर्ग है। तो जो जो विषम संख्या लास्ट में उसको लिख लेंगे, हो गया आंसर हम लोग का। 8 नंबर में वही बात बोला कि निम्नलिखित संख्या में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो जिसके लास्ट में विषम संख्या होगा उसका वर्ग विषम संख्या होगा, और जिसके लास्ट में सम संख्या होगा वो सम संख्या का वर्ग होगा। अब बी नंबर 8 का ए नंबर में 4 सवाल दिया, तो चारों सवाल में इसी चीज़ को लिखना कि कौन विषम संख्या का वर्ग है और कौन नहीं है। अब इसका बी नंबर में देखो कि निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या फिर सम संख्या होगा। तो जिसके लास्ट में सम संख्या वो सम संख्या का वर्ग होगा, और जिसके लास्ट में विषम संख्या वो विषम संख्या का वर्ग होगा। जैसे देखो 8 का 1 नंबर, बी का 1 नंबर, तो इसमें देखो 158 ये किसका वर्ग होगा, ये सम संख्या का वर्ग होगा। सम संख्या का वर्ग होगा। अब लास्ट में विषम संख्या होगा तो हम लोग लिखेंगे क्या कि ये विषम संख्या का वर्ग होगा। तो आयोग की 8 नंबर तक तुम लोग आसानी से बना सकते हो। अब चलते हम लोग 9 नंबर की ओर। यहाँ से सवाल कुछ अलग दिया है। तो 8 नंबर में सी नंबर भी एक सवाल दे दिया यहाँ पे। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, शब्द को समझना पहले। बोल रहा क्या है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगा। कहने का मतलब कि ये 400 है, जब इसका वर्ग कर देंगे तो शून्य कितना आएगा, तो ये डबल हो जाएगा। तो 2 शून्य है तो कितना शून्य हो जाएगा, 4 जीरो आएगा लास्ट में। उसी प्रकार से देखो 60 जब इसका वर्ग करेंगे तो जीरो कितना बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो बस यही आंसर हो गया। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इसके वर्ग करने पर इसके अंत में 4 शून्य होगा। 60 का वर्ग करने पर अंत में 2 शून्य होगा, क्योंकि 1 शून्य है ना। तो जब 60 गुना 60 करोगे
तो 6 गुना 6 36 हो गया और 2 को 0 इसमें लगेगा आके। उसी प्रकार से जब इसका वर्ग करोगे तो 400 गुना 400 तो 4 गुना 4 16 हो गया और 2 2 0 फिर आके बैठ गया तो 4 4 0 आ गया इसमें। तो बस इसी चीज़ को लिखना था इसमें। अब आ जाओ 9 नंबर में। अब 9 नंबर से जो सवाल है अब इसको ध्यान से देखना। 9 नंबर सवाल बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अनुसार इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे। क्योंकि देखो ये वाला जो सवाल दे दिया ना कि रिक्त स्थानों को भरे, इस सवाल को पहले लिख लेते हैं हम लोग, तब ये चीज़ अच्छा से समझ में आएगा। अब ये खाली जगह दे दिया। अब देखो बहुत सारा बच्चा इसको बनाता कैसे है कि अलजेब्रा का सूत्र लगाता है। याद करो हम लोग पढ़े थे क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पढ़े गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सूत्र को हम लोग पढ़े हैं और सेम वही चीज़ है। ए के यहाँ पे 33 है और बी के स्थान पे 32 है। हम लोग इस प्रकार से बैठा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। कहने का मतलब कि 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, तो ए के जगह पर 33 प्लस 32, ए के जगह पर 33 माइनस 32। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 65 और ये गुना में 1 तो बराबर आंसर आ गया 65। ये ठीक है। लेकिन देखो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वर्ग तथा वर्गमूल। जब ये सवाल अलजेब्रा में आएगा मतलब बीज व्यंजक में आएगा तब ये तरीका सही है तुम्हारा बनाना, ये तरीका सही है, ठीक है ना। और वहाँ पे सवाल को लिखेगा ये कि इसको सर्व सामिका के माध्यम से हल करें, मतलब अलजेब्रा में जो सूत्र हम लोग पढ़ते हैं उसके माध्यम से इसको हल करने के लिए बोलेगा। तो ये तरीका सही है। ऐसे भी ये सवाल आएगा जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सवाल आएगा, तो वहाँ पर हम लोग इस तरीका से बनाएंगे तो ये 100% सही है। लेकिन इस चैप्टर में अगर इस सवाल को ऐसे बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या, वर्ग तथा वर्गमूल। तो हम लोग को वर्ग करके सवाल को बनाना। अगर ऐसे तुम बना के आओगे तो वो गलत हो जाएगा। आंसर तो सही है लेकिन बनाने का तरीका गलत हो जाएगा। मतलब जैसा चैप्टर है वैसा हम लोग को काम करना होगा। अगर इस तरीका से यहीं पे बना ले तब अलजेब्रा पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा हम लोग का, तो बीज व्यंजक में इसका तब कोई काम ही नहीं होगा। तो इसीलिए इस सवाल को हम लोग इस तरीका से नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम लोग बीज व्यंजक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस सवाल को इस प्रकार से बनाएंगे। तो तब इस सवाल को बनाएंगे कैसे, तो जो रूल हम लोग के पास है डायरेक्ट इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करके घटा देंगे, जो आंसर आएगा इतना के बराबर ही होगा। तो हम लोग तब इसको बनाएंगे कैसे, तो 33 का वर्ग करेंगे तो 33 गुना 33 कर लेंगे सबसे पहले। तो ये 9 फिर 3 3 9 3 3 9, तो ये 9 9 9। तो 3 3 9 3 3 9, ये ऐसे कटेगा यहाँ से 3 3 9 3 3 9। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 9 18 के 8, 9 1 10, तो कितना आ गया 1089 आ गया ये। अब उसी प्रकार से 32 का वर्ग करेंगे तो 32 का वर्ग मतलब 32 को 32 के साथ गुना, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 9, तो ये 4 6 6 12 के 2, 9 और 1 10, ये आ गया 10 24 मतलब 1024। जब इस दोनों को हम लोग घटाएंगे तब आ जाएगा हम लोग के पास 65। ये आंसर हो गया। तो आंसर तो वही पूरा, लेकिन बनाने का तरीका कुछ अलग था। तो मतलब सवाल को वर्क करने के बाद घटाए और वहाँ पे वो अलजेब्रा पे डायरेक्ट बैठा रहा। तो इसीलिए जब ये सवाल बनाओगे, अगर इस चैप्टर से संबंधित सवाल है तो ऐसे ही बनाओगे। अब सवाल रहा क्या कि अगर ये एग्जाम में सवाल को पूछ दे तब क्या करेंगे, तब वहाँ पे तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि सवाल में अगर वहाँ पे अगर कुछ ना लिखे सिर्फ और सिर्फ बोले कि इसका मान ज्ञात करे, तो तुम अलजेब्रा के माध्यम से भी बना सकते हो और वर्गमूल के माध्यम से भी बना सकते हो। वहाँ पे दोनों तरीका सही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर सवाल में लिख दे कि सर्व सामिका के माध्यम से बनाएं तो हम लोग अलजेब्रा जो पढ़ते हैं उसके माध्यम से बनाएंगे, और कुछ ना लिखे तो दोनों तरीका सही है, जिससे बना दो। बात समझ में आ गया? तो चलो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे चलते हैं सवाल में। अब ध्यान देना, 9 का ये जो 5 नंबर सवाल है, ये पहले रिक्त स्थान छोड़ दिया और उसके बाद -314 का स्क्वायर कर दिया और बराबर में 629 कर दिया। तो करना कुछ नहीं, देखो यहाँ पे हम लोग x मान लेंगे। अब 314 का वर्ग कर लेंगे, वर्ग करने के बाद क्या करेंगे, इधर ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 629 में इसको जोड़ देंगे, वही निकल जाएगा इसका आंसर। मतलब ये इधर माइनस में है, सबसे पहले इसका वर्ग कर लिए, वर्ग करने के बाद इसके साथ जोड़ दिए, वही निकल गया किसका मान, x का मान, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ 10 नंबर में। ये जो 10 का पहला सवाल दे दिया ये, अब इसको ध्यान से देखना, एक पैटर्न को फॉलो किया है। ऐसा सवाल होता नहीं है वर्ग वर्गमूल में, लेकिन ये जो पैटर्न जो बताया ना, उसी पैटर्न में सारा सवाल बैठेगा इसका। तो देखो ये 45 का स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, देखो 4 गुना 5 गुना 100। अब यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ा, अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा क्या भरेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं फिलहाल। अब देखो इसका 2 नंबर जो सवाल दिया,
65 का स्क्वायर 6 गुना, अब देखो 4 के बाद क्या किया है 5, मतलब इस 4 में 1 बढ़ा दिया तब ये 5, या फिर देखो 4 के बाद 5 है तो इसी को लिख दिया ये, तो देखो 6 के बाद इसमें क्या है 5, तो यहाँ पे 5 को बैठाएंगे, मतलब जो चीज़ यहाँ पे है उसी चीज़ को यहाँ पे बैठाया। अब देखो 4 और 5 में पहले 4, उसके बाद 5 को गुना किया, उसके बाद फिर 100 को गुना किया, ये खाली जगह छोड़ा, हम लोग को नहीं पता क्या भरा जाएगा उसमें। दूसरा सवाल देखो 65 का वर्ग किया ये, तो 6 को लिख दिया, फिर गुना में 5 को लिखा, फिर गुना में 100, और लास्ट में देखो 5 का वर्ग कर दिया, मतलब ये लास्ट में 5 है तो उसी का वर्ग किया, इसके भी लास्ट में 5 है तो इसी का वर्ग कर दिया ये, तो मतलब इस खाली जगह में क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसके भी खाली जगह में क्या आ गया 5 आ गया। अब इसका देखो तीसरा जो सवाल दिया, अब तीसरा सवाल में ये पहले वाला ही खाली छोड़ दिया, अब यहाँ पे क्या बैठेगा नहीं पता, और बराबर में दे दिया 8 गुना 9 और गुना में 100 और फिर 5 का वर्ग कर दिया। अब कर दिया ये 5 का वर्ग, तो देखो ये 8 और उसके बाद, लेकिन इसमें हम लोग, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या होगा, ये तो 5 बैठा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे होगा क्या, हो सकता है ये 5 हो या फिर ना हो, लेकिन देखो यहाँ पे ये 5 बैठा है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा, मतलब ये जो हम तरीका जो बता रहे हैं ये गलत हो रहा है। अब देखना दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, ये 4 है और ये 5 है, 4 के बाद 5 बैठा है गुना में 100 और लास्ट में 5 का वर्ग। अब देखो ये 6 है उसके बाद 5 है, मतलब 65 का वर्ग है, ये 6 है, 6 के बाद यहाँ पे 7 कर देते हैं हम, मतलब हल करके देखेंगे इतना पूरा जाना चाहिए। 6 के बाद आ गया 7 गुना में 100 और ये लास्ट वाले का वर्ग 5 का वर्ग, ठीक। अब आगे देखो, अब ये यहाँ पे क्या बैठेगा नहीं पता, लेकिन देखो बराबर में क्या दे दिया 8 और 9 और गुना में 100 और फिर 5 का वर्ग, तो मतलब यहाँ पे 8 बैठेगा, और देखो ये 9 है ना, तो 9 के लिए भी यहाँ पे 8 आएगा, क्यों ध्यान देना, यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे 6 होगा ना, ये 6 हो गया 7, ये तो सही ही था, देखो ध्यान देना 4 के बाद 5 बैठा है, ये 6 के बाद क्या बैठेगा 7, 8 के बाद यहाँ पे क्या बैठा है 9 बैठा है, तो कहने का मतलब तब यहाँ पे ये कितना रहा होगा, तो यहाँ पे ये 5 ही रहा होगा, सिर्फ इसको क्या कर दिया ये 8 के बाद यहाँ पे 9 कर दिया। अब आगे का जो पैटर्न है ना तुम लोग खुद बना सकते हो, कहने का मतलब ये जो आगे पैटर्न, मान लो कि यहाँ पे लिख दिया ये इस प्रकार से खाली छोड़ दिया, और बराबर में यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, और बराबर में मान लो यहाँ पे दे दिया 7 और यहाँ पे कर दिया 8 और गुना में 100 और लास्ट में 5 का वर्ग। अब यहाँ पे क्या बैठेगा, पहले तो 7 बैठ जाएगा और 7 के साथ क्या बैठ जाएगा, ये 5 बैठ जाएगा, देखो 7 के बाद 8 है, लेकिन ये किसका वर्ग होगा 75 का वर्ग, मतलब एक पैटर्न को फॉलो किया है, कुछ नहीं किया, और ये सिर्फ पैटर्न को फॉलो किया। 4 5, तो 4 के बाद 5 को लिखा गुना 100 और लास्ट वाले का स्क्वायर, 6 5 65 का स्क्वायर, तो 6 के बाद 7 आता, 7 गुना 100 और लास्ट वाले का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये खाली जगह छोड़ा था, 8 गुना 9 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 तो यहाँ पे आ गया और ये 8 यहाँ पे बैठ गया, मतलब ये 85 का वर्ग होगा ये, तो 85 है, 8 के बाद 9 गुना 100 और लास्ट वाले का स्क्वायर बैठा दी, तो ये पैटर्न को फॉलो किया, सिर्फ इसको इस प्रकार से यहाँ पे भरना होगा हम लोग। चलो यहाँ तक उतार लो, ये 10 नंबर का सवाल है। अब देखते हैं हम लोग आगे सवाल, पहले इसको उतारो जल्दी से। तो 11 नंबर से सवाल को आज हम लोग देखेंगे। तो 11 नंबर सवाल में जो सवाल लिखा हुआ उसको ध्यान से देखना, इसमें एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, ध्यान देना। 7 के बाद 8, अब ये खाली जगह में क्या होगा नहीं पता, लेकिन दूसरा पैटर्न देखो, 7 के बाद अब 10 के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए, इसके अनुसार ये 7 के बाद 8 किया, तो यहाँ पे 10 के बाद तब 11 होना चाहिए, मतलब इसमें 1 बढ़ा है ये, तो उसी प्रकार से 10 के बाद यहाँ पे 11 होगा। अब देखो इस दोनों को गुना करके 10 और 11 को गुना करके 110 लाया है, तो मतलब तीसरा घर में 110 बैठा है, तो कैसे बैठा है, इस दोनों को गुना करके, तब ऊपर वाला पैटर्न। अब देखो ये 7 गुना 8 है, तो इस दोनों को गुना करके तब यहाँ पे बैठाया होगा, ये हो गया 56। अब आ जाओ तीसरा, अब देखो इसका भी चौथा घर खाली है, इसका भी चौथा घर खाली है, तब अगला वाला पैटर्न में आ जाओ। यहाँ पे 6 है, 6 के बाद यहाँ पे 7 होना चाहिए। अब देखो 6 गुना 7 करके ये 42 लाया होगा, लेकिन इसका चौथा घर में क्या होगा नहीं पता। अब इसमें आ जाओ, अब यहाँ पे 5 है, तो इसके पहले घर में यहाँ 4 होना चाहिए, तब 4 के बाद ये 5 हुआ होगा। अब इस दोनों को गुना करके यहाँ बैठाया, अब देखो इसमें 1 बढ़ा दिया ये, तो 20 के बाद क्या हो जाता 21, तो उसी प्रकार से 42 के बाद यहाँ पे 43 होगा, यहाँ पे 110 के बाद यहाँ पे 11 होगा, और यहाँ पे 56 के बाद यहाँ पे 57 होगा। कहने का मतलब ये लास्ट वाला पैटर्न में हम लोग सारा चीज़ को भर सकते हैं। ये पहले 5 था, 5 के पहले 4 आएगा, तो 4, अब देखो 5 और 4 को गुना करके इसमें बैठाया होगा, तो ये 20 आ गया। अब 20 के बाद ये 21 कर दिया, मतलब इसमें 1 बढ़ा है,
इसमें भी एक बढ़ाएंगे, इसमें भी एक बढ़ाएंगे, इसमें भी एक बढ़ाएंगे, तब ये पूरा पैटर्न फॉलो करेगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, सारा का आंसर निकल गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 11 नंबर में टोटल 4 सवाल था। अब देखो 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग है। तो फिर से वही बात है कि या तो तुम गुणनखंड करके चेक करो या फिर लास्ट वाला संख्या देखो। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 7 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए और 8 आ जाए, अगर ये आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा ही नहीं। तो अगर इस सारा सवाल में देखो तो लास्ट में 5 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लास्ट में 6 है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो लास्ट में 7 है, अगर लास्ट में 7 आ जाए तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं। उसी प्रकार से 8, लास्ट में 8 आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लास्ट में 8 आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अतः 3, 4 तथा 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बस ये हो गया आंसर। तो या तो फिर हम लोग गुणनखंड करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे ही नहीं। इस चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट सवाल को बनाएंगे इस प्रकार से। तो 12 नंबर तक उतारो, तब हम लोग देखते हैं आएगा सवाल। फिर अब ध्यान देना 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर में बोल रहा है क्या कि पाइथागोरस त्रिक में है या फिर नहीं है, चेक करें इसको। तो पाइथागोरस त्रिक के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो पाइथागोरस त्रिक होता क्या है कि 3 संख्याओं के समूह में जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसका वर्ग करते हैं और बाद बाकी जो 2 संख्या बचा उसका वर्ग करके एक तरफ जोड़ देते हैं। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए तब बोलेंगे क्या कि तीनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में है। अगर नहीं आया तो बोलेंगे कि ये पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। अब इस तीनों संख्या में सबसे बड़ा 3 है, 3 का वर्ग एक तरफ कर दिए बराबर। अब बचा 2 और संख्या, तो 2 में एक संख्या है 2 और दूसरा संख्या भी है 2, तो इसका भी वर्ग कर दिए। अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो 3 3 9, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो दोनों तरफ ये बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे कि अतः 2,2,3 पाइथागोरस त्रिक में नहीं है, पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। अगर बराबर आ जाता तो लिखते पाइथागोरस त्रिक में है। जैसे इस सवाल को बनाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा हो गया 10, 10 का वर्ग और बाद बाकी जो दोनों बचा उसका वर्ग कर दो। तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 36, अच्छा यहाँ पे तो बराबर आ जाएगा, ये हो गया 36 और प्लस का 64। तो जब इसको हल करोगे तो ये हो गया 100, ठीक है इधर, और बराबर में आ गया 100, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। तो इसमें लिखेगा क्या कि अतः 6, 8, 10 पाइथागोरस त्रिक में है। अब 14 नंबर सवाल में ध्यान देना। पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य दे दिया। ये बात तो पता है क्या कि पाइथागोरस त्रिक में 3 सदस्य होता हमेशा, लेकिन सवाल में क्या लिख रहा है कि पाइथागोरस त्रिक में एक सदस्य दे चुका है ये। अब पूछ रहा है क्या कि और 2 सदस्य क्या होगा। तो अब 2 सदस्य को हम लोग निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ध्यान देना, पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य दे दिया 6, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, जो बनाने का तरीका है इसका, इसको मान लेते क्या कि 2a बराबर 6, ये पहला सदस्य, ये पहला सदस्य है, पहला सदस्य। तब इसका दूसरा सदस्य क्या होगा, तो दूसरा सदस्य हो जाएगा इसका, दूसरा सदस्य इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या a² प्लस a। ये बनाने का एक तरीका है, इस चीज़ को हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये कैसे निकलता है, लेकिन 8 क्लास में संभव नहीं है। ऐसे भी बताएंगे तो तुम्हारा दिमाग में शायद ये चीज़ ना आ जाए। तीसरा सदस्य, लेकिन तरीका यही है इसका बनाने का। तीसरा सदस्य इसका हो जाएगा a² माइनस a। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से a का मान निकालेंगे। तो देखो 2 3 6, a बराबर आ गया 3। अब इस a का मान इसमें रख देंगे हम लोग। a के यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ गया 3 3 9 और 1 10, ये निकल गया दूसरा सदस्य। तीसरा सदस्य a के यहाँ पे रख देंगे हम लोग 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये निकल गया 3 3 9 में से 1 गया 8, तो तीनों सदस्य आ गया। पहला सदस्य कितना था 6, दूसरा सदस्य निकल गया 10, तीसरा सदस्य आ गया 8। तो अतः
पाइथागोरस त्रिक का तीनों सदस्य बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो दे ही दिया ये 6, दूसरा वाला निकल गया 10 और तीसरा हो गया 8, तो यही हो गया आंसर हम लोग। तो मतलब जो पहला वाला देगा उसको हमें हमेशा हम लोग 2a मानेंगे, 2 गुना a, उस a का मान निकालेंगे, फिर दूसरा सदस्य को a² प्लस 1 के रूप में निकालेंगे, तीसरा सदस्य को a² माइनस 1 के रूप में निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों सदस्य को निकाल सकते हैं। तो हमेशा वो एक सदस्य देगा और 2 सदस्य को निकालना, तो इस दोनों में बैठा के हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक उतारो, ये सवाल हो गया कंप्लीट। पंद्रह नंबर सवाल देखो क्या लिख रहा है। 15 नंबर सवाल में बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित को सरल करें, मतलब जो भी सवाल दिया उसको सरल कीजिए। तो सरल करना आसान है, बोर्ड मास के अनुसार सवाल को बनाना है। तो सबसे पहले 12 का वर्ग 144 माइनस 11 का वर्ग 121। अब इस ब्रैकेट में आते हैं, 16 का वर्ग 256 और 15 का वर्ग 225। अब इसको हल करो, यहाँ पे 144 में से 121 घटेगा तो बच जाएगा यहाँ पे 23, जोड़ 256 में से 225 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 31। अब इस दोनों को जोड़ दो, ब्रैकेट का कहानी खत्म। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 और 2 5, तो निकल जाएगा 54। तो इसी प्रकार से इसमें सारा सवाल को बनाना है। तो 15 नंबर में टोटल सवाल दे दिया है, 4 सवाल दिया है, चारों सवाल को ऐसे बनाना होगा। अब आ जाओ 16 नंबर में। 16 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण दीजिए। मतलब यहाँ पे जितना संख्या है ये वर्ग संख्या नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो कारण लिखना है। तो सबसे पहले देखो 1 नंबर सवाल में लिख दिया, ये क्या, ये वाला सवाल लिखा हुआ 222 और 3 0 लास्ट में दिया है। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो क्यों नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कारण देखो क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 0 हमेशा युग्म के रूप में आता है। मतलब ये जो 0 लास्ट में आता है ना, ये जोड़ा जोड़ा में आएगा, और ये जोड़ा जोड़ा में है ही नहीं, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं। तो उसी प्रकार से इसमें अगर देख ले हम लोग, इसका 2 नंबर सवाल जो लिखा है 222। अब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। हम लोग को पता है क्या कि किसी भी वर्ग संख्या के अंत में 2 नहीं आता है। तो कारण में क्या लिखेंगे कि क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2 नहीं होता है। तो लास्ट में 2 आ गया ना, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसी प्रकार से तुम लोगों को कारण लिखना होगा हर एक सवाल में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे सवाल देखते हैं। देखो 17 नंबर सवाल में क्या बोला कि निम्नलिखित संख्या का वर्ग करें। तो संख्या का क्या करना होगा, हम लोग को वर्ग करना होगा। तो वर्ग करने का अर्थ क्या हो गया, उसको उसी के साथ 2 बार गुना करो। तो 32 का वर्ग मतलब 32 गुना 32, जो आएगा वही आंसर है इसका। तो 17 तो आसान है, जितना सवाल दिया सिर्फ उसका वर्ग कर देना। अब आ जाओ 18 नंबर सवाल में, ये अच्छा सवाल लिख रहा है यहाँ कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएँ हैं। ध्यान देना, सबसे पहले इस सवाल को छोड़ते हैं, हम लोग कोई छोटा सवाल को देखते हैं। जैसे देखना कि 2 तथा 3 के बीच कितनी संख्या होगा जब इसका वर्ग कर देंगे। कहने का मतलब जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। अब इसके बीच में कितना संख्या होगा, तो देखो 4 के बाद 5, उसके बाद 6 7 8, तो कितना संख्या आ गया बीच में, 1 2 3 4। एक छोटा सा उदाहरण में इसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे तुमको बोल दिया क्या कि 4 और 5 के बीच कितना संख्या होगा जब इसका वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, तो 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 तो आ ही गया इसमें। तो टोटल कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब इस दोनों के बीच तब कितना संख्या आ जाएगा, 8 संख्या आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं सबका। जैसे तुमको बोल दिया क्या कि 3 तथा 4 के बीच कितना संख्या होगा जब इसका वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16। अब इसके बीच में देखो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, तो संख्या कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 संख्या आ गई। तो बात समझ में आ रहा है ना कि जब वर्ग कर देंगे तो उसके बीच में कितना संख्या होगा, ये चीज़ पूछा है।
तो उसी प्रकार से देखो 12 और 13 का वर्ग करेंगे तो बीच में कितना संख्या आएगा, ये सवाल है यहाँ पे। तो 12 का वर्ग अगर करेंगे तो आ जाएगा 144 और 13 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 169। अब इसके बीच में संख्या लिखना है, तुमको गिन के बताना है। लेकिन अगर इतना चीज़ करेंगे तो बहुत ही लंबा सवाल जाएगा। तब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको करना कुछ नहीं है, ये जो पहले वाला सवाल दिया ना इसी का 2 गुना कर दो, उतना ही इसके बीच में संख्या होगा। क्योंकि इसी चीज़ को हम समझाने का कोशिश किया। अभी देखो, जैसे देखो 3 और 4 के बीच, जैसे अभी हम लोग देखें तो ये 9 हो गया और ये 16 हो गया। तो इसके बीच में टोटल कितना संख्या आ गया, इसके बीच में टोटल 6 संख्या है। देखो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब इसी का 2 गुना। तुमको पूछ दे कि 4 और 5 के बीच जब वर्ग करें तो कितना संख्या आएगा, तो 4 दूना 8 संख्या आएगा। देखो 4 चौके 16, 5 25, तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब इसी का 2 गुना। मतलब जो 2 संख्या दिया उसमें से जो छोटा संख्या होगा उसी का 2 गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उस दोनों के बीच में कितना संख्या होगा। तो हम लोग को 12 और 13 के वर्ग के बीच में संख्या ज्ञात करने के लिए बोला। तो इस दोनों में छोटा 12 है, 12 का 2 गुना कर दो तो इस दोनों के बीच कितना संख्या होगा, 24 संख्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कैसे कि 12 तथा 13 के वर्ग के बीच 24 संख्या होगा। ये चीज़ समझ में आ गया ना सभी को कि इसका वर्ग करने के बाद और इसका वर्ग करने के बाद बीच में संख्या गिनना था कितना होगा। तो बताया क्या कि इसमें जो छोटा संख्या होगा उसका 2 गुना कर दो, बस वही हो जाएगा आंसर इसका। जैसे देखो इसका 2 नंबर सवाल ये पूछ दिया 25 तथा 26 के बीच कितना, जब इसका वर्ग कर देंगे तो कितना संख्या आएगा बीच में। तो कुछ नहीं करो, 25 का 2 गुना कर दो, पता चल जाएगा कि इस दोनों के बीच में कितना संख्या होगा। तो 25 का 2 गुना 50, तो मतलब 25 तथा 26 के वर्ग के बीच 50 संख्या होगा। तो यही हो जाएगा आंसर इसका। चलो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे का सवाल को देखेंगे। अब देखो 20 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जो भी सवाल दिया नीचे ये इसका योग ज्ञात करना है। लेकिन सवाल में और एक चीज़ लिख दिया क्या कि योग का संक्रिया किए बिना, मतलब जैसे हम लोग जोड़ते वैसे जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट तुमको आंसर बताना क्या होगा। तो याद करो हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े थे कि लगातार विषम संख्या का योग, लगातार सम संख्या का योग, इस प्रकार से पढ़े है ना। तो देखो ये लगातार विषम संख्या का योग है। तो उसमें बताए थे क्या कि अगर तुमको ये चीज़ पता चल जाए कि लगातार टोटल कितना विषम संख्या है तो डायरेक्ट उस संख्या का वर्ग कर देंगे, निकल जाएगा आंसर। कहने का मतलब देखो ध्यान से, ये 2 नंबर देखो 1 नंबर थोड़ा बड़ा है तो इसको छोड़ते हैं। देखो 2 नंबर में सबसे पहले सारा को जोड़ो, कितना आ रहा है, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 ये हो जाएगा 25, 25 और 11 ये निकल जाएगा 36। तो टोटल कितना आ गया 36। तो इस प्रकार से जोड़ के तुमको बताना नहीं है ये 36 आएगा। इस सवाल में इस प्रकार से नहीं बोला। सवाल ने बताया क्या कि योग का संक्रिया किए बिना, मतलब जोड़ के नहीं बताना, आपको डायरेक्ट बताना है क्या कि इसका आंसर कितना आएगा या फिर इसका योग कितना होगा। तो बताए थे क्या कि जितना विषम संख्या गिन लो उसी का वर्ग करो। तो टोटल विषम संख्या कितना 1 2 3 4 5 6, तो डायरेक्ट 6 का वर्ग करो, यही आंसर हो जाएगा। और 36 ही ना आया था। उसी प्रकार से इसमें भी, और इसमें हम लोग देखें तो 1 के बाद 3 5 7 9 11 13 17 और 19, तो टोटल विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल विषम संख्या 9, 9 का वर्ग कर दो तो 9 9 81। जब तुम जोड़ोगे तो भी 81 आएगा, जितना संख्या था उसका वर्ग किया तो भी कितना आया 81 आया। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्या। तो टोटल विषम संख्या कितना 2 नंबर में 1 2 3 4 5 6, तो बराबर लिख दिए 6। अब सूत्र याद करो, लिखा थे क्या कि लगातार विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है क्या n²। और n किसको माने थे कि टोटल कितना विषम संख्या है, तो n के यहाँ पे बैठ गया 6, इसी का स्क्वायर निकल गया 36। तो ये हो गया आंसर। तो ये विषम संख्या के लिए सवाल था और ये 20 नंबर में टोटल विषम संख्या पे ही सवाल को दिया। तो इस प्रकार से बना लोगे। सम संख्या का भी बता के रखे सूत्र, उसमें बैठा हो तो उसका निकल जाएगा। और प्राकृत संख्या का भी बताया, तो मतलब जिस सीरीज में ये देगा, जिस पैटर्न में ये देगा उसी पैटर्न का सूत्र को लगाएंगे, आंसर निकल जाएगा।
तो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे 21 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, पहले सुनना सवाल को। 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखो। तो मतलब ये जो 49 किसी संख्या का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, 49 गुना 7 गुना 7 49 आता है। अब इसको विषम संख्या के रूप में लिखना है। सारा क्या आना चाहिए इसमें, विषम संख्या आना चाहिए। तो लगातार विषम संख्या देखो, 7 को विषम संख्या लगातार लिख दो, ये जोड़ेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो 1 3 5 इसके 1 3 5 7 11, उसके बाद हो जाएगा 9 11 13, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। जब इसको जोड़ेगा तो 49 ही आएगा। तो लगातार 7 विषम संख्या ना, ये इसको जोड़ो यही चीज़ आएगा। 1 और 3 4 और 5 9 9 7 16 16 और 9 25 और 11 36 36 और 13 49, यही चीज़ पूरी है। तो लगातार 7 विषम संख्या है। तो यही चीज़ बोला क्या है कि 49 को लगातार 7 विषम संख्या के रूप में लिखे। तो 1 से लेके 13 तक लिख दिए, ये 13 तक ये सारा विषम संख्या, जब इस सारा को जोड़ोगे तो आ जाएगा 49। उसी प्रकार से इसका 2 नंबर सवाल वही चीज़ है कि 121 को 11 विषम संख्या के रूप में लिखे। तो 121 लिख दो और 1 से लेके 11 तक विषम संख्या को लिखो। मतलब 11 को विषम संख्या लिखना है, 11 तक नहीं, 11 टोटल विषम संख्या होना चाहिए। जब उसको जोड़ोगे तो 121 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से तुम लिखोगे यहाँ पे 1 3 5, इस प्रकार से टोटल 11 विषम संख्या को जोड़ोगे तो आ जाएगा 121। अब आ जाओ 22 नंबर में। अब 22 नंबर में फिर वही चीज़ आगे यहाँ पे पैटर्न दे दिया, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बस उसी हिसाब से इसको बना देना। जैसे देखो 11 का वर्ग करेंगे 121, 101 का वर्ग करेंगे तो देखो 1 0 2 0 1 दे दिया। अब आ जाओ इसमें 1001 का वर्ग किया तो 1 ठीक है अपने यहाँ पे 1 0 और बढ़ गया, 2 आ गया, फिर 2 0 1 आ गया। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे 1 0 था तो 1 इधर बैठा है, लास्ट में भी 1, बीच में 2 और दोनों तरफ 0 0। अब देखो 1001 का वर्ग किया, दोनों तरफ 1 आ गया, बीच में 2 और 2 के पहले भी 2 0, 2 के बाद भी 2 0। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे कितना आ गया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख 1 का स्क्वायर किया ये, तो दोनों तरफ 1 बैठ गया, बीच में 2 बैठ गया। तो मतलब 2 के पहले तब कितना जीरो, बीच में जितना जीरो उतना बैठ जाएगा। तो 1 2 3 4 4 जीरो बैठ गया। उसी प्रकार से 2 के बाद 4 जीरो बैठाना है। अब इसमें वही बात है, देखो सबसे पहले दोनों तरफ इसका 1 बैठा दो, पहले और बाद में, और बीच में 2 बैठ जाएगा। अब 2 के पहले जीरो, मतलब बीच में जितना जीरो है 2 के पहले बैठ जाएगा, और फिर 2 के बाद ही उतना जीरो बैठेगा। तो कितना जीरो, 2 4 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, और 2 के बाद भी उतना जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो हो गया पैटर्न फॉलो, तो यही हो गया आंसर। तो मतलब जो पैटर्न वो दिया था हम लोग उसी को पकड़ के चले, निकल गया आंसर सबका। उसी प्रकार से हम लोग 13 नंबर में भी सवाल को बना सकते हैं। मतलब 13 नंबर में एक पैटर्न को दिया है, 23 नंबर में भी उसी प्रकार से पैटर्न को दिया। ये 22 था, 23 नंबर में, 23 नंबर में वही पैटर्न को फॉलो किया। 121 दे दिया, उसके बाद वही क्या किया, ऊपर में 22 का स्क्वायर कर दिया, नीचे में 1 2 3 को 1 2 और 1 को जोड़ दिया। फिर उसी प्रकार से 12 32 1, इसको भी ये पैटर्न में बैठा के रखा। तो तुम लोग पहले ऊपर का 1 2 पैटर्न को देख लेना, नीचे वाला सवाल बन जाएगा। तो आई होप कि ये सारा सवाल तुम लोग को समझ में आ गया। तो पहला वीडियो में हम लोग देखे 1 से लेकर 10 नंबर तक सवाल, दूसरा वीडियो में 11 से लेकर 23 नंबर तक सवाल देखे। और इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर था हम लोग का कितना, 3.1। इस चैप्टर में टोटल 23 सवाल था, और 23 सवाल को हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा अगर तुम लोगों को कहीं दिक्कत है तो सवाल को पूछो। और जहाँ तक जो यूट्यूब वाले विद्यार्थी है, अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। या फिर जो भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ उस पर आप सवाल को भेजें, आपको सॉल्यूशन उसी के माध्यम से मिलेगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।